झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम संपूर्ण बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट करेंगे, यानी यह हमारा लास्ट लेक्चर है इस सीरीज का। और इस सीरीज में हम क्या करते हैं, जितने भी एग्जाम जेएसएससी और जेपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं उन सारे एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। उस टॉपिक को भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है और सारे एग्जाम का लगभग यही पैटर्न होता है। सबका अपना कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, उन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को बनाया जाता है। उसी तरह झारखंड का भी अपना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक को आइडेंटिफाई करना इस लेक्चर का प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, यह क्वेश्चन जेपीएससी ने कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर पीटी 2019 में पूछा था। और हमारे पास इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, डीएनए की संरचना, एंटीबायोटिक, कैंसर का टीका या प्रकाश संश्लेषण। और इसका सही आंसर है डीएनए की संरचना, ऑप्शन नंबर ए। वाटसन और क्रिक को डीएनए की संरचना की खोज के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण तत्व जो जलाशयों में पाया जाता है मीना माता बीमारी का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी आर्सेनिक। ठीक है, अब जिन्होंने इस वीडियो सीरीज का पिछला वाला लेक्चर देखा होगा वो इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से आंसर दे देंगे, क्योंकि इसी टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से। और ये क्वेश्चन को हमने किस टॉपिक में पढ़ा हुआ था, प्रदूषित जल से होने वाले बीमारी में। और इस टॉपिक से 4 से 5 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरकरी। अब हम लोगों ने पिछला वाला लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि जल में किस प्रदूषित पदार्थ की मात्रा अधिक होने से अगर हम उसका सेवन करते हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है। और हम लोगों ने लगभग सारे चीजों का पढ़ा हुआ था, फ्लोराइड, कैडमियम, पारा। ठीक है, पारा को ही हम लोग बोलते हैं मरकरी। और मरकरी का जब मात्रा अधिक हो जाता है किसी जल में और उस जल का सेवन करने से क्या होता है, मीना माता या मीना माता बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, जिसका हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। और भी कुछ पदार्थ है जिससे अलग अलग बीमारी होती है, उसे आप पिछले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा रक्त का एक कार्य नहीं है? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, मेटाबॉलिक अपशिष्ट आदि का वाहन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बाहरी कीटाणुओं के आक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा रक्त का एक कार्य नहीं है। ठीक है, और जब हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इसी चीज़ से स्टार्ट किया था कि हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है। ठीक है, वहाँ पे आप जब देखिएगा तो हम लोगों ने इन चारों ऑप्शन को वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ पे देखिए क्या है, नाइट्रोजनी वज्र पदार्थों का विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन करना। नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, हार्मोन का परिवहन करना, फेफड़ों से कोशिकाओं एवं ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक, यहाँ पे कहीं भी भंडारण का काम नहीं लिखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण रक्त नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त ग्रुप सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। सबसे कम पाया जाने वाला रक्त ग्रुप क्या होता है, ए बी नेगेटिव होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रक्त ग्रुप क्या होता है, ओ पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सबसे कम, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा। ठीक है, ये हो गया कम, तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी नेगेटिव। ठीक है, ये ओनली 0.6% पॉपुलेशन के पास ही पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब जब हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कौन सा रक्त समूह किसको रक्त दे सकता है। ठीक है, और वहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ओ जो है सार्वभौमिक दाता होता है, ये सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओ से ही रक्त लेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव के बारे में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओ नेगेटिव जो है सार्वभौमिक दाता है, अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव पूछा गया है। अगर सिर्फ पूछा गया है कि ए बी और ओ में कौन सा सार्वभौमिक दाता है, तो आपको ओ में टिक करके चले आना है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक भी हम लोगों ने पढ़ा था, गॉड में क्या आता है आपका, ओ आता है। ठीक है, तो गॉड क्या करता है, सबको देता है। ठीक है, और भिखारी क्या करता है, सबसे लेता है। तो जब आप भिखारी लिखिएगा तो वहां पे आपको बी और ए एक साथ देखने को मिलेगा, मतलब कि ए बी क्या है, सिर्फ ए बी को ही देता है, लेकिन सबसे ले लेता है भिखारी की तरह। भिखारी किसी से भी कुछ भी ले सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कुछ एंजाइम में नॉन प्रोटीन पदार्थ उसके कार्यशैली के लिए आवश्यक होता है, जिन्हें हम निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रोटीएज, कोफैक्टर, कोएंजाइम और रिड्यूसिंग आयंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि एंजाइम कितने प्रकार का होता है। एंजाइम जो है जनरली दो तरह का होता है। ठीक है, एक एंजाइम होता है सिंपल एंजाइम और एक होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सिंपल एंजाइम क्या होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन का एक पार्ट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जनरली हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एंजाइम पढ़ते हैं वो सारा एंजाइम क्या होता है, सिंपल एंजाइम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम में सिंपल एंजाइम के साथ एक एक्स्ट्रा पदार्थ जो है जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्या होता है, सिंपल एंजाइम प्लस एक्स्ट्रा पदार्थ, और ये एक्स्ट्रा पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। और ये क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, क्योंकि सिंपल एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट इसमें आगे अटैच होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं, या हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक मेटालिक आयन होता है। ठीक है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। और एपो एंजाइम और कोफैक्टर को एक साथ क्या बोला जाता है, हेलो एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, अब इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, दी ब्रीज, डार्विन, मेंडल या लेमार्क। ठीक,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेमार्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन थ्योरी बोलते हैं। अब एडाप्टेशन थ्योरी क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले पेड़ क्या हुआ करता था, छोटा हुआ करता था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि पेड़ आपका बड़ा होने लगा। तो अब इसको अगर जेबरा को जिंदा रहना है तो क्या करना होगा, ऊंचे वाले पेड़ का पत्ती को खाने के लिए सीखना होगा। ठीक है, जिसके लिए इसे क्या करना है, इसे गर्दन को बढ़ाना है और आगे वाले पैर को बड़ा करना होगा। ठीक है, अगर ऐसा ये नहीं कर पाता है तो ये भूखे मर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का जो एबिलिटी जंतुओं में पाया जाता है, एडाप्टेशन एबिलिटी, इसी को लेमार्क ने बताया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉर्टेक्स क्षेत्र इनमें से किसके बीच पाया जाता है, एपिडर्मिस एवं एंडोडर्मिस, पैरासाइकिल एवं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एवं वैस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस एवं वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेल वाले चैप्टर से। ठीक, और सारा क्वेश्चन कहाँ से आता है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है पिछले वाले लेक्चर में, किस बुक से आता है, कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एपिडर्मिस एवं एंडोडर्मिस के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब चलिए थोड़ा सा इस डायग्राम को देख के समझते हैं। अगर किसी को ये डायग्राम एनसीईआरटी का अच्छे से पता है तो ही इस क्वेश्चन को वो कर पाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, जेपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये वहां पे जायज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, एपिडर्मिस एवं एंडोडर्मिस। ठीक, हमें क्या ढूंढना है, कॉर्टेक्स ढूंढना है। ठीक है, कॉर्टेक्स किसके बीच आता है, अब यहाँ पे देखिए कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स कौन वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। मतलब हमें इधर का एक एरिया चाहिए और इधर का एक एरिया चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस ये वाला एरिया हो गया, ये वाला भाग हो गया। ठीक है, ये हो गया एपिडर्मिस। और दूसरा क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस देखिए यहाँ पे है। ठीक, एंडोडर्मिस मतलब कि ये हरा वाला पार्ट का अंदर वाला एरिया हो गया। मतलब इसके बीच में जो है हमारा कॉर्टेक्स देखने को मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और ऑप्शन को आप देख सकते हैं, पैरासाइकिल एवं एंडोडर्मिस। अब पैरासाइकिल या पेरिसाइकिल कहाँ है, देखिए ये वाला पार्ट, और एंडोडर्मिस कहाँ पे है, ये वाला पार्ट है। मतलब यहाँ पे ये वाला एरिया का बात कर रहा है, ये वाला एरिया जो है आपका इसके बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सब देखने का भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत टफ क्वेश्चन के बाद ये बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो काफी टफ था, वो अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो थोड़ा सा भी दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये हमारे मेरिट में काफी आघात पहुंचा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में त्वचा में बनता है। ऑप्शन पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, सभी को मालूम होगा। अगर किसी को नहीं मालूम है तो आज जान लें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने विटामिन को अच्छे से यहाँ पे नोट्स बना के रेडी कर लिया कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और विटामिन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन क्या होता है। विटामिन क्या होता है, एक पोषक तत्व होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, और विटामिन की खोज किसने की थी, लियोनिन और हॉपकिंस ने की थी। लेकिन विटामिन का नाम किसने दिया था, फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इस पॉइंट पे ऑलरेडी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने पूछ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। और सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा विटामिन था, विटामिन सी सबसे पहला ज्ञात विटामिन था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विटामिन को लेकर। अब विटामिन को दो भाग में बांटा जाता है उसके घुलनशीलता के आधार पर। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसका विभाजन घुलनशीलता के आधार पर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्रतिदिन हमारे बॉडी से किसी ना किसी रूप में वाटर का एक्सक्रीशन होता रहता है, मतलब वाटर रिलीज होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि
कुछ विटामिन जो जल में घुलनशील है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते, इसलिए हमें इन विटामिन की जरूरत डेली होती है। ठीक है, मतलब हमें इन विटामिन को डेली कंज्यूम करना होता है, इसलिए विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। तो कौन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, इसलिए हमें इसकी जरूरत रोज पड़ती है। अब इस चीज को याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। ठीक है, ये कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है? अगर आप इसे पढ़िएगा तो ये किस तरह से साउंड करेगा? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा की तरह साउंड करेगा। और अगर कीड़ा दूध में गिर जाता है तो हमें बहुत बुरा फील होता है। ठीक है, हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि दूध को हमें फेंकना पड़ जाता है। लेकिन अगर यही कीड़ा पानी में गिर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पानी का मात्रा हमारे पास बहुत ज्यादा होता है हमारे घरों में। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ से याद करना है कि कीड़ा किस चीज में गिरने से हमें प्रॉब्लम होता है? तो दूध में गिरने से प्रॉब्लम होता है। और दूध में क्या होता है? बहुत सारा फैट होता है, वसा होता है। ठीक है, इसलिए कीड़ा वाला जो पार्ट होगा वसा में घुलनशील होगा। अब कीड़ा जो है पानी में गिर जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पानी को याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो मतलब कीड़ा किस में घुलता है? दूध में घुलता है, मतलब वसा में घुलता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि कीड़ा को सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला विटामिन क्या हो गया? के हो गया। और इसका नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखें। और विटामिन के का क्या फंक्शन होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसीलिए इसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? ब्लड क्लॉटिंग में डिलेड टाइम होता है। ठीक है, और कौन कौन सा फूड से मिलता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब विटामिन ई को हम लोग देखते हैं। विटामिन ई का क्या नाम होता है? टोकोफेरॉल। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसका क्या फंक्शन होता है? रेड ब्लड सेल बनाना, और इसका काम मसल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है। और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में भी इसका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, डिजीज इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसका फूड सोर्सेज भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। और इसको याद करना सबसे आसान है क्योंकि विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, हमारे हड्डियों के लिए जरूरत होता है, और हमारे हड्डियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम से ही क्या बन गया? कैल्सीफेरॉल। इसलिए विटामिन डी का क्या नाम हो गया? कैल्सीफेरॉल। इसका फंक्शन क्या है? ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बोन्स के लिए, हड्डी के लिए। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स की बीमारी चिल्ड्रन में देखने को मिलती है, और ऑस्टियोमैलेशिया एडल्ट्स में देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, इसके लिए रिच फूड सोर्स क्या है? फिश ऑयल्स, एग यॉक, बटर। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी मेड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन स्किन। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। और विटामिन ए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। ठीक है, ये सारा नाम अच्छे से एक दो बार दोहरा के कॉपी में लिख के आप लोग याद कर ले। ठीक है, अब यहां से भी एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं, रेटिनॉल। रेटिनॉल में क्या वर्ड आ रहा है? रेटिना। ठीक है, रेटिना किस अंग का पार्ट है? तो ये आईज का पार्ट है। ठीक है, आंख का पार्ट है। इसका मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा प्रॉब्लम होगा? आंखों का प्रॉब्लम होगा। तो यहां से भी आप इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल विजन के लिए काफी एसेंशियल होता है, प्लस इम्यून सिस्टम को भी ये काफी अफेक्ट करता है। ठीक है, इसका डेफिशिएंसी से क्या होगा? ड्राई स्किन, नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके लिए फूड सोर्स क्या है? आपका कैरोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, लीवर, डायरी प्रोडक्ट, फिश लिवर ऑयल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन। अब हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन को देखते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या हो जाता है हमारा? बी और सी। बी को फर्दर कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला क्या होता है? B1। ठीक है, B1 का क्या नाम है?
थायमीन। और B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नाम का रोग होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिच फूड सोर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है? क्रैक्ड स्किन और ब्लड विजन की बीमारी होती है। ठीक है। B3 का क्या नाम है? नायासिन। ठीक, B3 का क्या नाम है? नाइसिन या नायासिन, जो भी आप प्रोनाउंस कर सके। ठीक, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला कौन सा बीमारी है? प्लेगरा। अब B3 क्या होगा आपका? अब B1, B2, B3, B4 इसमें मैक्सिमम में क्या आपको प्लेगरा देखने को मिलेगा, इसलिए आपको प्लेगरा वर्ड को अच्छे से याद करके रखना है। और बेरी किससे होगा? तो B1 से होगा। ठीक है। अब B3 के बाद कौन सा आएगा? B5। और B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, 5 का क्या नाम होता है? पेंट। ठीक, केमिस्ट्री में। तो वहीं से क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? प्लेगरा, डर्मेटाइटिस, ठीक है, और डायरिया जैसे बीमारी हो सकती है। उसके बाद आ जाएगा B6। B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। बस इसका नाम इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। ठीक है। और B9 को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। ये नाम भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। B9 के बाद आता है आपका B12। B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन। ये हो गया हमारा B12 के बारे में। अब आ गया लास्ट हमारा C। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन D, विटामिन A, विटामिन K, विटामिन C और विटामिन B1। ठीक है, ये सारा विटामिन एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार देख के याद कर ही लेना है। ठीक है। तो विटामिन C को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। और किस फूड में सबसे ज्यादा पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि खट्टे फलों में सबसे ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। टोमेटो में भी सबसे ज्यादा विटामिन C, और पत्तेदार सब्जियों में भी ये विटामिन C पाया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई विटामिन को लेके। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। निम्नलिखित में से फाइलम सिलियोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से कौन दर्शाता है? मेटिंग, बाइनरी फिशन, कंजुगेशन या बडिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी फिजन। फाइलम सिलियोफोरा में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। काला आजार का कारक है? ऑप्शन नंबर ए लिशमेनिया, एंड अमीबा, प्लाज्मोडियम या बैक्टीरिया। ठीक है। तो काला आजार किसके कारण होता है? लिशमोनिया के कारण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूध के रंग का मुख्य पदार्थ क्या है? ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए लैक्टोज, ग्लैक्टोज, केसिन या एल्बुमिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज शुगर होता है जो कि मिल्क और डायरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। ठीक है, नेचुरल शुगर होता है जो मिल्क और डायरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। ठीक, वहीं एल्बुमिन क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है जिसको कौन बनाता है? लीवर बनाता है। ठीक है, लीवर बनाता है एल्बुमिन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एल्बुमिन नामक प्रोटीन को कौन बनाता है? तो आपको क्या क्लिक करके आना है? लीवर बनाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन वीडिसाइड है? ऑप्शन हमारे पास है 2,4-D, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या इथेन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2,4-D जो कि एक वीडिसाइड होता है। और वीडिसाइड क्या होता है? चलिए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। वीडिसाइड क्या होता है कि हम लोग खेतों में कीड़े को मारने के लिए एक स्प्रे यूज करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीडिसाइड बोलते हैं। ठीक है, और कॉमनली यूज वीडिसाइड क्या होता है? 2,4-D इथाइल एस्टर या नीम सेपरेट। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक, और यही इंपॉर्टेंट एक हमारा रासायनिक वीडिसाइड है। अगर क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा तो यही हमें देखने को मिलेगा। बस इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जा सकता है कि 2,4-D इथाइल एस्टर
क्या है? ये एक वीडिसाइड है या ये एक खाद्य है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। पत्ता गिरावट डैश द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या है? फ्लोरिजेन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्साइसिक एसिड। अगर किसी को एब्साइसिस का मतलब पता है तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से टिक कर सकता है। एब्साइसन का मतलब होता है गिरावट, ठीक, गिरावट। इसका मतलब कि गिरावट यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग निकल रहा है, ठीक, तो यही इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे किस चीज का बात कर रहा है? पत्ता गिरावट का बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एब्साइसिक एसिड, क्योंकि एब्सिजन मतलब क्या होता है? गिरना, ठीक है, त्यागना। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जहाँ पे एक छोटा सा लीफ एब्सिजन के बारे में बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ऑक्सिन यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। अब जब ऑक्सिन का यहाँ पे जो है परिवहन यहाँ पे बंद हो गया और इथाइलिन बन के यहाँ से निकलने लगा, तब क्या हो गया? इसका एब्सिजन का टाइम आ गया और ये लास्ट में येलो होके गिर गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को कट करके डाला हुआ है, ठीक है, कि ये कौन सा प्रोडक्ट में बदलता है ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? इथाइलिन में बदल जाता है। और ये इथाइलिन में कब बदलता है? तो शेडिंग फेज में बदलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। उत्सर्जन की प्रक्रिया से जुड़े अंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निकास अंग, ऑस्मो रेगुलेशन, होम्योस्टेटिस या लिम्फ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निकास अंग, क्योंकि उत्सर्जन का मतलब ही होता है निकालना, ठीक है, एक्सक्रीट करना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिम्फ वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए है टॉन्सिल्स, ऑप्शन नंबर बी है वॉल्व्स, ऑप्शन नंबर सी है लिम्फेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फेटिक्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स को हम लोग लिम्फेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण कम करती है? ठीक है, ये कम है, काम नहीं, यहाँ पे क्या है? कम करती है, ठीक। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है क्वेश्चन का? कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करती है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है दहन और ऑप्शन डी है मृत पौधों एवं जानवरों का सड़ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन प्रतिदिन हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है, उसको कम करने का सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका क्या है? पेड़ पौधों को लगाना, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हम लोग जब बायोलॉजी का थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा? सेक्स संबंधी पुनरुत्थान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जब नर एवं मादा सूक्ष्म जीव सम्मिलित करते हैं, नर एवं मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं, एक नया सूक्ष्म जीव का पैदा होना या युग्मनज बनाने के लिए नर एवं मादा एक रूप युग्मक बनाते हैं। युग्मक का मतलब क्या होता है? युग्मक को हम लोग जायगोट बोलते हैं, ठीक है। और ये सारा वर्ड आपको काफी फेमिलियर देखने को लग रहा होगा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। युग्मनज बनाने के लिए नर एवं मादा एक रूप युग्मक बनाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल जानवरों की कोशिका में इनमें से कौन मौजूद रहता है? ऑप्शन नंबर ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया
और ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? केवल जानवरों की कोशिका में क्या मौजूद होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि केवल पादप के कोशिका में क्या मौजूद रहता है। तो पादप के कोशिका में क्या मौजूद रहता है? सेल वॉल्स और क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड को आप ध्यान से कॉपी में नोट कर लें या आप 2-3 बार आंख बंद करके इसे दिमाग में बैठा लें। ठीक है, सेल वॉल्स और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स में पाया जाता है और सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाएगा, यह प्लांट सेल में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विली का कार्य आंतों में यह करना है। ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च को सामान्य शर्करा में बदलने में मदद करता है। छोटी आंत से बड़ी आंत में बिना पचाए और अवशोषित भोजन को ले जाने में मदद करता है। पचाई ना गए भोजन के जल एवं कुछ लवण को अवशोषित करता है। पचाए गए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, पचाए गए भोजन के अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए क्षेत्र को, एरिया को बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डाइजेशन सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से एकदम सटीक वे में पूरा टॉपिक को पढ़ेंगे और वहीं से क्वेश्चन आएगा और बहुत छोटा नोट हमारा बनने वाला है और बहुत सटीक नोट बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पोषण का क्या अर्थ होता है? ये भी एक देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए है अच्छा आहार चुनना, पकाना और इसे खाना। आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग। यह सुनिश्चित करना कि सभी आहार घटक खुराक में शामिल हैं। भोजन के पचाने की प्रक्रिया। तो आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि हमारे फूड में सारे कंपोनेंट्स जो है पोषक पदार्थ का होना चाहिए। यही एक सही न्यूट्रिशन का मतलब होता है, सही डाइट का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मांसपेशियों के उचित कार्य संचालन के लिए उचित मात्रा में अपेक्षित खनिज क्या है? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? आयरन और कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम, आयोडीन और फ्लोरीन, आयरन और आयोडीन। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टफ वर्ड का यूज किया गया है। क्वेश्चन क्या है? द मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल। मतलब मसल्स का प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए कौन सी मिनरल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कैल्शियम। ये कैल्शियम का यूज कहाँ होता है? हड्डी के लिए, बोन्स के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सोडियम और पोटासियम जो है मांसपेशियों के उचित कार्य के संचालन के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीचेन, इसके बीच एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। मतलब किसके बीच लीचेन जो है सहजीवी संबंध का उदाहरण है? सेम बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण है। ठीक है, अब सेम बायोटिक क्या होता है? वेनम मूवी देख लीजिए, ठीक है, स्पाइडरमैन का कुछ मूवी देख लीजिए, वहां पे आपको सेम बायोटिक के बारे में अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? साथ रहने वाले एक एल्गी और कवक, साथ रहने वाले एक कवक और बैक्टीरिया, साथ रहने वाले एक एल्गी और बैक्टीरिया, साथ रहने वाले कवक और फर्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथ रहने वाले एल्गी और फंगस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए गलती से ऑप्शन नंबर बी क्लिक हो गया है, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एन एल्गी एंड अ फंगस लिविंग टुगेदर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी यूकैरियोट जीवों में क्या होता है? एक कोशिका भित्ति, अपनी कोशिका में एक सुपरिभाषित नाभिक, एक दुर्व्यवस्थित नाभिक सामग्री या केवल एकल गोलाकार क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी कोशिका में एक सुपरिभाषित नाभिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? पोलियो इज कॉज्ड बाय, मतलब कि पोलियो का बीमारी किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है, या फंगी के कारण होता है? अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो डाल दूंगा जहां पे सारा ट्रिक्स होगा। उस ट्रिक में क्या होगा कि वायरस से जितने भी बीमारियां होती है उनके बारे में उस ट्रिक में आपको शॉर्ट तरीके से याद कराया जाएगा। बैक्टीरिया से जितने भी बीमारी फैलते हैं उनके बारे में वहाँ पे ट्रिक बना दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट उसको याद करना चाहें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और हम भूल भी सकते हैं, और एग्ज़ाम आपको पता है अब काफ़ी कम टाइम रह गया है। ठीक है, इसलिए ट्रिक अभी सबसे बेस्ट तरीका है इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करके रखने का, और यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है। आप लोग भी जानते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो एक वायरस के कारण होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सीरीज को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।